हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र से हमारा अध्याय होगा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इससे मैं जो है दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो चलिए देखिए और अपना बेहतर तैयारी कीजिए। इससे पहले जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? ए है महाधिवक्ता, बी है महान्यायवादी, सी है सॉलिसिटर जनरल और डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? ए है मुख्य न्यायाधीश, बी है महान्यायवादी, सी है महाधिवक्ता और डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी है अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी है वित्त मंत्री द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का जो है लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ए है अनुच्छेद 146, बी है अनुच्छेद 147, सी है अनुच्छेद 148, डी है अनुच्छेद 149। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ए है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी है लोकसभा के अध्यक्ष को, सी है भारत के कानून मंत्री को, डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए है संसदीय अधिनियम द्वारा, बी है संविधान द्वारा, सी है मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है संविधान द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 7 वर्ष। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है,
बी है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। डी है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान जो है 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है भारत का महान्यायवादी, सी है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, डी है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ए है भारत के राष्ट्रपति की, बी है सर्वोच्च न्यायालय की, सी है संसद की, डी है राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है संसद की होती है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ए है भारत के महान्यायवादी, बी है भारत के महाधिवक्ता, सी है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्यों का शक्तियाँ जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो ए है अनुच्छेद 146, बी है अनुच्छेद 147, सी है अनुच्छेद 148 और डी है अनुच्छेद 149। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ए है प्रवर समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है प्रधानमंत्री, डी है लोक लेखा समिति। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक भी होते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ए है 1975, बी है 1977, सी है 1976, डी है 1981। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1976। CAG यानी कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर
केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग जो है का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति यानी अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया तो ए है 1972 में, बी है 1976 में, सी है 1980 में और डी है 1987 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1976 में। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है संसद, डी है मंत्री परिषद। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न है भारत के सीएजी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। यह है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी है लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी है सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी है उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है। सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं ए है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी है सार्वजनिक राजस्व, सी है वित्तीय प्रशासन, डी है व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। फिर जो है इसी तरह के प्रश्नों को लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।